हाँ, इस विस्तृत चर्चा में स्वागत है। आज की इस गहन चर्चा का विषय 15 जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। इस अध्ययन का लक्ष्य स्रोत सामग्री में दिए गए नोट्स का एकदम क्रमानुसार विश्लेषण करना है, ताकि यह समझा जा सके कि बच्चों का मानसिक विकास कैसे होता है। वीडियो को लाइक करें। आज मैं सामग्री को क्रमानुसार समझाना शुरू करूंगा। जी बिल्कुल। और मैं एक छात्रा की तरह बिना कोई बाधा डाले इन सब बातों को बहुत ध्यान से सुनने और समझने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। तो एकदम शुरुआत से नोट्स को देखते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने ही संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किया था। एक बहुत ही दिलचस्प बात जो यहाँ लिखी है वो ये है कि उन्होंने यह अध्ययन अपने और आस पड़ोस के बच्चों पर किया था। हाँ, अपने ही आसपास के बच्चों पर इस तरह का अध्ययन करना सच में एक बहुत व्यवहारिक और सीधा तरीका लगता है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। बिल्कुल। अब नोट्स में आगे बढ़ते हैं, जहाँ इस सिद्धांत के अन्य नामों का जिक्र है। इसे विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। अवस्था का सिद्धांत इसलिए क्योंकि इसमें उम्र के हिसाब से अलग अलग अवस्थाएं बताई गई हैं। इसके बाद पियाजे के मुख्य विचार को स्पष्ट किया गया है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता यानी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वे वस्तुओं के बारे में दिमाग में कॉन्सेप्ट या अवधारणा बना लेते हैं। जैविक परिपक्वता के साथ दिमाग में अवधारणाओं का बनना एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। मुझे ये विचार पूरी तरह से समझ आ गया है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए नोट्स में एक बहुत ही स्पष्ट परिभाषा दी गई है। परिभाषा कुछ इस तरह है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। मतलब यहाँ बच्चों को सक्रिय और नन्हे वैज्ञानिक के रूप में देखा गया है। बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहे जाने वाले इस विचार की गहराई एकदम स्पष्ट है। यह एक बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण है। अब नोट्स के अगले बिंदु पर आते हैं, जो संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा के बारे में है। इसमें पहला अहम शब्द है अनुकूलन। इसका अर्थ बताया गया है वातावरण के अनुसार खुद को ढालना। अब इस अनुकूलन की दो प्रक्रियाओं का क्रमानुसार वर्णन किया गया है। जी, मैं ध्यान से सुन रही हूँ। पहली प्रक्रिया है आत्मसातकरण। इसे इस तरह परिभाषित किया गया है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। मतलब जो जानकारी पहले से है उसमें बाहर से मिली नई जानकारी को बस शामिल कर लेना। पूर्व ज्ञान में नई जानकारी को जोड़ने वाली बात बहुत ही सरल और स्पष्ट है। और दूसरी प्रक्रिया है समायोजन। इसकी परिभाषा है पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द परिवर्तन है। इसमें केवल जोड़ा नहीं जाता, बल्कि पुरानी जानकारी में बदलाव किया जाता है। आत्मसातकरण और समायोजन के बीच का ये अंतर मुझे समझ आ गया है कि एक में केवल जोड़ा जाता है और दूसरे में परिवर्तन किया जाता है। एकदम से। और इन दोनों के बीच संतुलन भी आवश्यक है। इसी के लिए अगली अवधारणा है साम्य धारण या संतुलन। इसके द्वारा बच्चा इन दोनों प्रक्रियाओं यानी आत्मसातकरण और समायोजन के बीच संतुलन कायम करता है। साम्य धारण की भूमिका इन दोनों प्रक्रियाओं को संतुलित रखने में है, ये तथ्य पूरी तरह से स्पष्ट है। अब नोट्स में दो ऐसे शब्द आते हैं जो काफी मिलते जुलते हैं, स्कीम्स और स्कीमा। चलिए पहले स्कीम्स को देखते हैं। नोट्स में लिखा है कि किसी काम को करने के अलग अलग तरीके स्कीम्स कहलाते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है, भूख लगने पर बच्चे का रोना, क्योंकि उसे पता है कि रोने से दूध मिलेगा। यहाँ रोना अपनी जरूरत पूरी करने का एक तरीका है। ये काफी तार्किक है। रोने के तरीके को अपनाना स्कीम्स का एक बेहतरीन और व्यावहारिक उदाहरण है। इसके बाद स्कीमा को स्पष्ट किया गया है। शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जो मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, वे स्कीमा कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर बच्चे का गेंद पकड़ना या आइसक्रीम चूसना। इसमें शरीर जो क्रिया कर रहा है उसे सीधा दिमाग से निर्देश मिल रहे हैं। शारीरिक क्रिया और दिमाग के इस सीधे जुड़ाव को स्कीमा कहना एकदम समझ आ गया है। स्कीम्स और स्कीमा का अंतर अब स्पष्ट है। अब हम इस सिद्धांत के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंचते हैं। नोट्स के अनुसार पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। पहली है संवेदी पेशी अवस्था, जिसकी उम्र 0 से 2 वर्ष तक बताई गई है। इस अवस्था में बच्चा ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से दुनिया को समझना इस उम्र के हिसाब से एकदम सही लगता है। और इसी अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। इसका मतलब है दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना, जिससे बच्चा छुपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। उसे पता होता है कि वस्तु मौजूद है। 0 से 2 वर्ष की उम्र में वस्तु स्थायित्व का आ जाना मुझे बिना किसी संदेह के समझ आ गया है। अब हम दूसरी अवस्था की तरफ बढ़ते हैं,
ये है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र 2 से 7 वर्ष है। ये क्रिया करने से पहले की अवस्था है, जहां बच्चा चीजों को देख समझ सकता है लेकिन क्रिया नहीं कर पाता। इसके 5 खास लक्षण क्रमानुसार बताए गए हैं। जी, मैं इन लक्षणों को समझने के लिए तैयार हूँ। पहला लक्षण है जीववाद, यानी सजीव और निर्जीव में अंतर न कर पाना। दूसरा लक्षण है अहं केंद्रितता। इसका मतलब है बच्चे का यह सोचना कि वो जो कर रहा है या सोच रहा है बस वही ठीक है। जीववाद और अहं केंद्रितता वाले ये दोनों बिंदु मुझे अच्छे से समझ आ गए हैं। तीसरा लक्षण है अपलटावी, जिसका अर्थ है उलटना पलटना न सीख पाना। नोट्स में इसे गणित के उदाहरण से समझाया गया है कि बच्चे को ये पता है कि 4 और 6 10 होते हैं, लेकिन 6 और 4 कितने होंगे ये उसे नहीं पता। अपलटावी का ये उदाहरण एकदम सटीक है। ये बात स्पष्ट रूप से समझ आ गई। चौथा लक्षण है कि इस उम्र में मुद्रा, दूरी, भार और ऊंचाई आदि के कॉन्सेप्ट की कमी होती है। और अंतिम 5वां लक्षण है केंद्रीकरण, वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक ही विशेषता पर ध्यान देना। ये सभी पांचों लक्षण, जीववाद, अहं केंद्रितता, अपलटावी, कॉन्सेप्ट की कमी और केंद्रीकरण, मुझे पूरी तरह स्वीकार्य हैं और समझ आ गए हैं। इसके बाद तीसरी अवस्था आती है, जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी उम्र 7 से 11 वर्ष तक है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी चीजों को देखकर कुछ कर सकता है, ये चिंतन शुरू कर देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस अवस्था में पिछली कमियां दूर हो जाती हैं। अपलटावी, जीववाद खत्म हो जाते हैं और मुद्रा, भार आदि का कॉन्सेप्ट विकसित हो जाता है। ये विकास का एक बहुत ही तार्किक कदम है कि पिछली अवस्था की कमियां इस अवस्था में दूर हो जाती हैं। ये मुझे स्पष्ट है। इसी अवस्था में एक और बहुत महत्वपूर्ण गुण बताया गया है, जो है आगमनात्मक तर्कणा। इसका अर्थ है उदाहरणों के आधार पर तर्क करना। नोट्स का उदाहरण है कि पेड़ जरूरी हैं क्योंकि उनसे ऑक्सीजन मिलती है। उदाहरण से तर्क निकालने की ये आगमनात्मक तर्कणा मुझे अच्छे से समझ में आ गई है। अब हम अंतिम और चौथी अवस्था पर पहुंचते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसकी उम्र 11 से 15 वर्ष है। नोट्स के अनुसार ये संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, जहां बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त चिंतन का ये स्तर विकास की सर्वोच्च अवस्था को दर्शाता है। मैं इसे स्पष्ट रूप से समझ पा रही हूँ। और इसी अमूर्त चिंतन के साथ निगमनात्मक तर्कणा आती है, यानी नियमों के आधार पर तर्क करना। नोट्स में उदाहरण दिया गया है कि नियमों का पता होने के कारण गणित के प्रश्नों को मन में ही हल कर देना। ये नियमों से तर्क करने की सर्वोच्च क्षमता है। नियमों के आधार पर मन ही मन गणित हल करना निगमनात्मक तर्कणा का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये पूरी तरह स्पष्ट है। इस प्रकार आज हमने देखा कि स्रोत सामग्री ने 0 से 15 वर्ष तक के मानसिक विकास की एक स्पष्ट रैखिक यात्रा प्रस्तुत की है। इसमें ज्ञानेंद्रियों से शुरू होकर अमूर्त चिंतन तक की प्रगति शामिल है। जी, ये क्रमिक यात्रा मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गई है। यह विचार करने योग्य तथ्य है कि एक नवजात शिशु जो भूख लगने पर केवल रोने का स्कीम जानता था, वही बच्चा जैविक परिपक्वता के साथ गणित के नियमों को मनी मन हल करने की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंच जाता है। यह विकास क्रम मानव मस्तिष्क की अद्भुत और क्रमिक क्षमता को दर्शाता है। शिक्षा और मानव जीवन के 2 सबसे बुनियादी शब्द हैं, अभिवृद्धि और विकास। और आज के इस गहन विश्लेषण में हमारा पूरा ध्यान इन्हीं दोनों के बीच के वैज्ञानिक अंतर को समझने पर होगा। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि शरीर के भौतिक रूप से बढ़ने और इंसान के भीतर से एक परिपक्व इंसान बनने में बहुत बड़ा अंतर है। एकदम सही बात है। हमारा मुख्य मिशन ही यही है कि शरीर के आकार के बढ़ने और समझ के बढ़ने की इस पूरी प्रक्रिया को आज स्पष्ट किया जाए। तो इस विस्तृत चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक अनिवार्य निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। जी, ये सच में एक बहुत ही ठोस आधार तय करेगा आज की चर्चा के लिए। तो स्रोत सामग्री की जो पहली पंक्ति है वो बहुत ही सीधे तौर पर अभिवृद्धि के आरंभिक अर्थ को समझाती है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है, उसे वृद्धि कहते हैं। मतलब इसका पूरा का पूरा लेना देना सिर्फ उन बदलावों से है जिन्हें हम अपनी आंखों से बहुत ही साफ तौर पर देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे एक इमारत का निर्माण होता है, जब उसका ढांचा खड़ा किया जाता है तो ईंटों और सीमेंट से उसका आकार हर दिन बढ़ता हुआ नजर आता है। ओहो, हाँ,
ये इमारत वाला उदाहरण बहुत सटीक बैठता है। शरीर की संरचना भी बिल्कुल इसी तरह बाहर से बड़ी होती हुई दिखाई देती है। यही भौतिक प्रक्रिया है जिसे वृद्धि कहते हैं। अब स्रोत वृद्धि की प्रारंभिक विशेषताओं पर आता है। यहाँ जो पहली पंक्ति है वो कहती है कि वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। वही बात जो हमने अभी इमारत के ढांचे वाले एनालॉजी में समझी कि ये पूरी तरह से बाहरी दिखावा और बाहरी बनावट है। एकदम सही। और दूसरा बिंदु एक बहुत ही कड़ा नियम बताता है। इसमें लिखा है कि वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। उदाहरण दिया गया है लंबाई और चौड़ाई का। मतलब एक खास उम्र तक पहुंचने के बाद इंसान की लंबाई बढ़ना पूरी तरह थम जाता है। हाँ, क्योंकि प्रकृति ने उसकी एक भौतिक सीमा तय कर रखी है। और तीसरा बिंदु ये बताता है कि वृद्धि क्रमबद्ध रूप से नहीं चलती। उदाहरण के लिए कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। ये सच में दिलचस्प है क्योंकि वृद्धि का एक समय पर रुक जाना और बिना किसी तय क्रम के चलना इसे एक बहुत सीमित प्रक्रिया बना देता है। बिल्कुल। और यहां मैं एक तार्किक बिंदु रखना चाहूंगा। असल में समाज में कई लोग ये मानकर चलते हैं कि शरीर का बढ़ना एक बहुत ही समान और फिक्स गति से होता है, जैसे कोई मशीन चल रही हो। हाँ, ऐसी धारणा बहुत ही आम है लोगों के बीच। लेकिन देखिए, स्रोत स्पष्ट रूप से इस धारणा को खारिज करता है। इसमें कोई निश्चित क्रम नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता कि लंबाई और भार हमेशा एक साथ एक ही फिक्स अनुपात में बढ़े। ये सच में एक नया तथ्य है जो साबित करता है कि शरीर का भौतिक विस्तार कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता। इसके आर्य स्रोत वृद्धि की कुछ और तकनीकी विशेषताएं बताता है। अगली पंक्ति कहती है कि वृद्धि दिशाहीन होती है। मतलब इसकी कोई एक फिक्स दिशा या कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं होता है। बिल्कुल। फिर उसकी तुरंत बाद वाली पंक्ति मापन की बात करती है। इसमें लिखा है कि वृद्धि का मापन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए फिर से लंबाई और भार दिया गया है। इसी वजह से हम इसे इंच या किलोग्राम जैसे पैमानों में नाप पाते हैं। एकदम सही। और चूंकि इसे नापा जा सकता है, इसीलिए अगली पंक्ति में बहुत ही स्पष्ट निष्कर्ष है कि वृद्धि केवल परिणामात्मक होती है। मतलब ये पूरी तरह से सिर्फ गणितीय आंकड़ों और संख्याओं पर आधारित है। हाँ, और इसके बाद स्रोत जीव विज्ञान का एक बहुत बुनियादी तथ्य जोड़ता है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि वृद्धि जीव कोशिकाओं पर आधारित होती है, क्योंकि शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि शरीर का बढ़ना असल में सिर्फ उन कोशिकाओं का ही बढ़ना है। वही बात है। मापन वाली बिंदु को अगर हम फिर से देखें तो जैसे हम किसी निर्जीव वस्तु का वजन या लंबाई नापते हैं, वैसे ही वृद्धि को पूरी तरह से गणितीय आंकड़ों में देखा जा सकता है। तो निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि वृद्धि पूरी तरह से बायोलॉजिकल और गणितीय यानी परिमाणात्मक प्रक्रिया है जो सिर्फ और सिर्फ कोशिकाओं के विस्तार पर टिकी है। अब स्रोत एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ पर आता है। ये वृद्धि का विकास से संबंध बताता है, जो कि पूरी तरह से एक तरफा रास्ता है। हाँ, ये भाग इस चर्चा का सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला हिस्सा है। स्रोत की पंक्ति कहती है कि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। ये तो एक बहुत ही स्पष्ट और सीधा नियम हो गया। बिल्कुल। और इसे समझाने के लिए एक सटीक उदाहरण भी दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति मोटा हो रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, पर यह आवश्यक नहीं कि उसके क्रियात्मक या बौद्धिक विकास में भी वृद्धि हो। ये मोटापे और बौद्धिक विकास वाला उदाहरण इस बड़े अंतर को बहुत अच्छी तरह सामने लाता है। हाँ, और यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि शारीरिक आकार को देखकर किसी की मानसिक क्षमता का अंदाजा लगाना स्रोत के अनुसार पूरी तरह से गलत है। शरीर का भारी होना दिमाग के तेज होने का पैमाना कभी नहीं हो सकता। मैं भी यही मानती हूँ। भौतिक बदलाव मानसिक क्षमता की गारंटी बिल्कुल नहीं देते हैं, और ये उदाहरण इसे बहुत मजबूती से साबित करता है। इसी महत्वपूर्ण अंतर को आधार बनाते हुए स्रोत सामग्री अब सीधे विकास के अर्थ की ओर मुड़ती है। तो अब हमारी चर्चा शरीर के बाहरी ढांचे से हटकर इंसान के भीतर की समझ पर आ गई है। बिल्कुल। स्रोत की पंक्ति कहती है कि जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं। यहाँ सारा का सारा ध्यान परिपक्वता यानी मैच्योरिटी शब्द पर है। एकदम सही। अब बात सिर्फ शरीर के आकार की नहीं हो रही है। यहाँ दिमाग, समाज में व्यवहार, भावनाओं और बुद्धि के स्तर पर आने वाली गहराई की बात हो रही है। यही असल विकास है। इससे ये साफ है कि अब फोकस पूरी तरह से शरीर से हटकर दिमाग, समाज और इंसान के व्यवहार पर आ गया है। हाँ, और विकास की इसी नई परिभाषा के साथ स्रोत इसकी प्रारंभिक विशेषताओं का विस्तार से वर्णन करता है, जो कि निश्चित रूप से वृद्धि की उन विशेषताओं से बहुत अलग होंगी। बिल्कुल अलग हैं। स्रोत की पहली पंक्ति बताती है कि विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। हाँ, वृद्धि तो सिर्फ बाह्य स्वरूप वाली थी। हाँ,
और इसे सिद्ध करने के लिए मस्तिष्क और भाषा ज्ञान का उदाहरण दिया गया है। मस्तिष्क का विकास अंदर होता है, जो एक आंतरिक प्रक्रिया है, लेकिन उसी समझ से उपजा भाषा का ज्ञान जब प्रकट होता है तो वो बाह्य है। ये बहुत ही सुंदर तुलना है दोनों के बीच की। अगली पंक्ति एक और बहुत बड़ा अंतर स्पष्ट करती है। ये कहती है कि विकास जीवन भर चलता रहता है। मतलब ये वृद्धि की तरह किसी एक उम्र में आकर रुकता नहीं है। एकदम नहीं। फिर स्रोत कहता है कि विकास में निश्चित क्रम होता है। उदाहरण के लिए, हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास, जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा। ओहो, ये बात तो इस तथ्य को रेखांकित करती है कि विकास पर इंसान का अपना खुद का बहुत बड़ा नियंत्रण होता है। बिल्कुल सही कहा। और अंतिम प्रारंभिक विशेषता ये है कि विकास की एक निश्चित दिशा होती है, जो कि वृद्धि की दिशाहीनता से बिल्कुल उलट है। और ये साबित करता है कि ये जीवन के अंतिम क्षण तक चलने वाली एक दिशाबद्ध प्रक्रिया है। विकास के इस जीवन भर चलने वाले सफर के बाद स्रोत इसके मापन पर आता है, जो कि वृद्धि वाले इंच और किलोग्राम के मापन से काफी अलग होना चाहिए। हाँ, पंक्ति बहुत स्पष्ट शब्दों में कहती है कि विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते, क्योंकि हम किसी की नैतिकता या समझ को नाप तो नहीं सकते। बिल्कुल। स्रोत में उदाहरण भी यही है कि हम सामाजिक विकास या नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते, हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। तो किसी के सामाजिक ज्ञान को सच में तराजू पर नहीं तौला जा सकता। एकदम सही। और इसी कारण से स्रोत की अगली पंक्ति यह निष्कर्ष देती है कि विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मतलब इसमें मात्रा भी है और इसके अंदर गुण भी शामिल है। और अंत में यह बताया गया है कि विकास संगठनात्मक तरीके से होता है, क्योंकि विकास सभी विकास का एक संगठन है। तो सभी तरह के अलग अलग विकास एक साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। बिल्कुल। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। परिमाण और गुण का एक साथ होना ऐसा है जैसे किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा ज्ञान हो। ये उसका परिमाण यानी मात्रा हो गई। हाँ, और उसी ज्ञान का सही समय पर सही इस्तेमाल करने की समझ होना उसका गुण हो गया। यह दोनों एक साथ एक मजबूत संगठन के रूप में काम करते हैं। मैं इस बिंदु से पूरी तरह सहमत हूं कि विकास मापन की सीमाओं से परे एक बहुत बड़ा और गहरा गुणात्मक बदलाव है। अब हम स्रोत सामग्री की अंतिम पंक्ति पर आते हैं, जो इस विस्तृत चर्चा को एक बहुत ही मजबूत निष्कर्ष पर ले जाती है। ये पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निचोड़ होने वाला है। स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। ये सबसे महत्वपूर्ण सत्य है इस पूरी सामग्री का। बिल्कुल। कारण समझाते हुए पंक्ति में लिखा है कि क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास अवश्य होता है। अगर किसी बायोलॉजिकल कारण से शारीरिक वृद्धि रुक भी जाए तो भी इंसान का असली विकास कभी बाधित नहीं होता। एकदम सही। उसकी लंबाई या भार भले ही ना बढ़े, लेकिन उसका दिमाग और परिस्थितियों को देखने का नजरिया हमेशा परिपक्व होता रहता है। ये तथ्य सबसे अधिक प्रेरणादायक है। ये साबित करता है कि इंसान का असली अस्तित्व उसकी सोच और परिपक्वता में है, न कि केवल उसके शरीर के आकार में। बिल्कुल। तो आज के इस स्रोत सामग्री के गहन विश्लेषण के बाद एक बहुत ही प्रभावशाली विचार सामने आता है। हाँ, शारीरिक वृद्धि और गुणात्मक विकास के इस फर्क ने नजरिया पूरी तरह बदल दिया है। जब हमें ये स्पष्ट रूप से समझ आ जाता है कि शारीरिक वृद्धि एक समय बाद हमेशा के लिए रुक जाती है, लेकिन गुणात्मक विकास जीवन भर चलता है, तो मानवीय क्षमता का आकलन करने का तरीका ही बदल जाता है। उम्र का बढ़ना केवल वृद्धि है, लेकिन अनुभव और समझ का बढ़ना ही वास्तविक विकास है। सच में ये बहुत गहराई से विचार करने वाली बात है। बिल्कुल। और अंत में बस यही एक विचार छोड़ना चाहूंगा कि अपने आसपास देखें कि कौन केवल आकार में वृद्धि कर रहा है और कौन वास्तव में परिपक्वता की ओर निरंतर अपना विकास कर रहा है। ये एक बहुत ही सार्थक और दिलचस्प अवलोकन होगा। इसी गहरे विचार के साथ हमारी अभिवृद्धि एवं विकास विषय पर यह विस्तृत चर्चा सफलतापूर्वक पूर्ण होती है। आज की इस गहन चर्चा में हम मनोविज्ञान और मानव विकास के दो बेहद महत्वपूर्ण और बुनियादी सिद्धांतों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो मुख्य रूप से दो प्रमुख विचारकों के कार्यों पर आधारित है। जी। इसमें पहला विषय है नॉम चॉम्स्की के भाषा विकास का सिद्धांत, मतलब इसे इनबॉर्न थ्योरी या जन्मजात सिद्धांत कहा जाता है। बिल्कुल। और
इसके बाद जो दूसरा विषय है वो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत पर आधारित है, मतलब मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी और उससे जुड़ी नैतिक दुविधाओं पर। मैं समझ रही हूँ। वीडियो को लाइक करें। जी। तो इस चर्चा की हमारी कार्यप्रणाली ये रहेगी कि मैं स्रोत सामग्री को पंक्ति दर पंक्ति पढ़ूंगा और इसमें दी गई जानकारी को बिल्कुल उसी क्रम में समझाऊंगा जिस क्रम में उसे दस्तावेज में लिखा गया है। ये एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका है। मैं इस पूरी चर्चा में एक आदर्श छात्र की भूमिका में उपस्थित हूँ। बिल्कुल। मेरा पूरा ध्यान इस स्रोत सामग्री को गहराई से सुनने और उसे समझने पर रहेगा। मतलब मैं बिना कोई बाधा उत्पन्न किए आपकी हर बात को एकाग्रता से सुनूंगी। ये बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण है। जी, और स्रोत में दी गई जानकारी को उसी के क्रमानुसार समझना एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है। एकदम सही। तो ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि हमारी ये यात्रा पूरी तरह से स्रोत सामग्री के क्रोनोलॉजिकल फ्लो के अनुसार ही आगे बढ़ेगी। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। तो हम इस दस्तावेज के पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। ये हिस्सा नोम चॉम्स्की के बारे में। जी। स्रोत सामग्री की सबसे पहली पंक्ति में ये जानकारी दी गई है कि नोम चॉम्स्की अमेरिका के रहने वाले थे। यह उनके मूल स्थान को स्पष्ट करता है। बिल्कुल। इसके तुरंत बाद दस्तावेज सिद्धांत के सबसे मूल बिंदु पर आता है। स्रोत में स्पष्ट रूप से लिखा है कि चॉम्स्की के अनुसार बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। मतलब इन्नेट होती है। हाँ, जन्मजात या इन्नेट। स्रोत के आधार पर इसका अर्थ यही है कि भाषा सीखने का ये गुण बच्चे के भीतर उसके जन्म के समय से ही मौजूद होता है। मतलब ये कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे वो शून्य से सीखना शुरू करता है, बल्कि यह उसके अस्तित्व का स्वाभाविक हिस्सा है। ये तथ्य अपने आप में बहुत ही स्पष्ट है। मतलब भाषा का विकास पूरी तरह से बच्चे की आंतरिक क्षमता पर निर्भर करता है। एकदम सही। स्रोत सामग्री में इस विचार को और विस्तार दिया गया है। जी। दस्तावेज के अनुसार चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में, मतलब उसके माइंड में, एक विशेष प्रकार का डिवाइस होता है। माइंड में एक डिवाइस? हाँ, स्रोत में डिवाइस शब्द का ही उपयोग किया गया है और इसी डिवाइस के माध्यम से बच्चा भाषा सीखता है। मैं समझ रही हूँ। इसका तात्पर्य यह है कि मस्तिष्क की संरचना में ही एक ऐसा साधन मौजूद है जिसका काम भाषा को ग्रहण करना है। ये बहुत ही रोचक बात है। इसी डिवाइस से एक छोटा बच्चा अपने आसपास की भाषा को स्वाभाविक रूप से सीखता चला जाता है। मस्तिष्क के भीतर एक डिवाइस की उपस्थिति का यह विचार बहुत ज्ञानवर्धक है। मतलब बच्चा उस जन्मजात मानसिक डिवाइस का सक्रिय रूप से उपयोग करता है। एकदम सही निष्कर्ष है। और इसी से भाषा सीखने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो इस मानसिक डिवाइस की कार्यप्रणाली को स्पष्ट करने के लिए स्रोत में एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। दस्तावेज के अनुसार चॉम्स्की ने सार्वभौमिक व्याकरण, मतलब यूनिवर्सल ग्रामर का उदाहरण दिया है। यूनिवर्सल ग्रामर? हाँ, स्रोत में इसका अर्थ ये बताया गया है कि ग्रामर यानी व्याकरण जन्मजात होता है। ये बात पिछली बातों को और मजबूती देती है। बिल्कुल। मतलब बच्चा व्याकरण के बुनियादी नियमों को जन्म से ही अपने भीतर लेकर आता है। मैं समझ पा रही हूँ। व्याकरण का जन्मजात होना यह साबित करता है कि बच्चे को हर नियम बाहर से रटने की आवश्यकता नहीं होती है। एकदम सही कहा। ये सार्वभौमिक व्याकरण उस डिवाइस का ही एक हिस्सा है। जी। अब स्रोत सामग्री भाषा विकास के दो महत्वपूर्ण स्तरों की ओर आगे बढ़ती है। दस्तावेज में चॉम्स्की के अनुसार भाषा के दो स्पष्ट लेवल बताए गए हैं। इन्हें क्रमानुसार समझाया गया है। जी, मैं सुन रही हूँ। इसमें सबसे पहला स्तर है सतही संरचना। इसे स्रोत में अंग्रेजी में सरफेस लेवल भी कहा गया है। सतही संरचना? हाँ, स्रोत के अनुसार इस पहले स्तर में बच्चा सिर्फ ध्वनियों और शब्दों को जानता है। ध्वनियों को जानता है? बिल्कुल, लेकिन वो उनके अर्थ नहीं जानता। अच्छा, मतलब अर्थ का ज्ञान नहीं होता। एकदम सही। इस अवस्था को स्पष्ट करने के लिए दस्तावेज में कुछ सटीक उदाहरण दिए गए हैं। जी। ये उदाहरण है मम्मी, पापा, खाना, पीना आदि। इस सतही स्तर पर बच्चा केवल इन शब्दों का उच्चारण करना सीखता है। वो ध्वनियों की नकल करता है, लेकिन अर्थ से अनभिज्ञ होता है। ये वर्णन बहुत ही सरल और स्पष्ट है। मम्मी, पापा, खाना पीना जैसे उदाहरणों से ये बात साफ हो जाती है। बिल्कुल। अपनी शुरुआती अवस्था में बच्चा केवल शब्दों की भौतिक ध्वनि को पकड़ता है। मुझे ये पहला स्तर पूरी तरह से समझ आ गया है। तो अब हम स्रोत के क्रमानुसार दूसरे स्तर की ओर बढ़ते हैं। जी। दस्तावेज में इसे गहरी संरचना या डीप लेवल का नाम दिया गया है। गहरी संरचना? हाँ,
स्रोत में दी गई जानकारी के अनुसार इस दूसरे स्तर में पहुंचकर बच्चे को शब्दों के अर्थ का ज्ञान हो जाता है। मतलब अब वो अर्थ समझने लगता है। एकदम सही। ये पहले स्तर से एक कदम आगे की स्थिति है। बिल्कुल। सतही संरचना में केवल ध्वनियां थीं, वहीं इस गहरी संरचना में आकर वो शब्दों के वास्तविक अर्थ को भलीभांति समझने लगता है। इन दोनों स्तरों के बीच का अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, मतलब सतही संरचना में अर्थ का अभाव होता है और गहरी संरचना में अर्थ का पूर्ण ज्ञान जुड़ जाता है। मैंने इस क्रमिक प्रक्रिया को अच्छे से ग्रहण कर लिया है। इसके साथ ही हम अपनी स्रोत सामग्री के पहले मुख्य हिस्से को पूरा करते हैं। जी, ये बहुत स्पष्ट रहा। अब दस्तावेज के क्रमानुसार हम लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिकता के सिद्धांत पर आते हैं। मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। बिल्कुल। और इसमें नैतिक दुविधा वाला हिस्सा भी शामिल है। जी। दस्तावेज के इस नए खंड की शुरुआत नैतिकता की परिभाषा से होती है। स्रोत में लिखा है कि नैतिकता यानी मोरालिटी वह गुण है जिससे सही और गलत की पहचान होती है। सही और गलत की पहचान। हाँ, इसके साथ ही स्रोत में यह भी बताया गया है कि बच्चा नैतिकता के इस गुण को अपने सामाजिक परिवेश से सीखता है। सामाजिक परिवेश से। एकदम सही। मतलब सही क्या है और गलत क्या है, इसका निर्णय करने की क्षमता जन्मजात नहीं होती। ये चॉम्स्की के सिद्धांत से बिल्कुल अलग बात है। बिल्कुल अलग है। बच्चा समाज के संपर्क में आने के बाद अपने आसपास के वातावरण से इसे सीखता है। नैतिकता की ये परिभाषा बहुत ही तार्किक है। चॉम्स्की के सिद्धांत में क्षमता जन्मजात थी, लेकिन यहाँ नैतिकता परिवेश से सीखी जाती है। ये बात पूरी तरह स्पष्ट है। तो आगे दस्तावेज में लॉरेंस कोहलबर्ग का परिचय दिया गया है। जी। स्रोत के अनुसार कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने ही ये सिद्धांत दिया था। उनके प्रयोग के तरीके के बारे में स्रोत में विस्तार से बताया गया है। जी, मैं सुन रही हूँ। दस्तावेज स्पष्ट करता है कि कोहलबर्ग छोटी कथाओं का उपयोग करते थे। छोटी कथाएं। हाँ, स्रोत में इन्हें मोरल डिलेमास या नैतिक दुविधाएं कहा गया है। ये प्रयोग का तरीका बहुत ही दिलचस्प है। बिल्कुल। तो दस्तावेज में कोहलबर्ग की एक बहुत ही प्रसिद्ध लघु कथा का सटीक विवरण दिया गया है। जी। मैं इस हिंज की कहानी को शब्दशः उसी क्रम में बयां कर रहा हूं जैसा स्रोत में लिखा गया है। मैं पूरी एकाग्रता से सुन रही हूँ। तो कहानी ऐसी शुरू होती है कि यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी। डॉक्टर द्वारा एक रेडियम वाली दवाई का जिक्र किया गया। जी। इस दवाई को उसी शहर के एक फार्मासिस्ट ने खोजा था। दवाई बनाने का खर्च बहुत था, लेकिन फार्मासिस्ट 10 गुना अधिक पैसे मांग रहा था। ये तो बहुत ही गंभीर परिस्थिति है। बिल्कुल। स्रोत में कहानी आगे बढ़ती है। उस बीमार औरत का पति हिंज पैसे उधार मांगने गया, लेकिन उसे केवल आधे पैसे ही मिल सके। आधी रकम ही मिली। हाँ। इसके बाद हिंज उस फार्मासिस्ट के पास गया। उसने फार्मासिस्ट से सस्ते में दवाई मांगी। जी। और उसने ये भी वादा किया कि वो बाद में पैसे चुका देगा। ये उचित प्रस्ताव था। लेकिन फार्मासिस्ट ने साफ मना कर दिया। मना कर दिया? हाँ। फार्मासिस्ट का कहना था कि उसने दवाई खोजी है और वो पैसे कमाएगा। ये बहुत ही कठोर व्यवहार है। बिल्कुल। कहानी का अंत स्रोत में इस प्रकार है कि अंत में हिंज ने मजबूर होकर दुकान तोड़ दी और अपनी पत्नी के लिए दवाई चुरा ली। हिंज का यह कदम उसकी बेबसी को गहराई से दर्शाता है। फार्मासिस्ट का अपना तर्क था और हिंज के लिए पत्नी की जान बचाना सबसे महत्वपूर्ण था। एकदम सही। अब इसी कहानी के आधार पर कोहलबर्ग ने 2 मुख्य बातें बताई हैं। जी। इन्हें स्रोत में क्रमानुसार समझाया गया है। पहला है नैतिक दुविधा या मॉरल डिलेमा। नैतिक दुविधा? हाँ। स्रोत की परिभाषा के अनुसार सही और गलत के बीच निर्णय लेने की प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया? बिल्कुल। इसका उदाहरण हिंज की कहानी से ही है। जी। उदाहरण है कि चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ेगी और नहीं करेगा तो पत्नी मरेगी। ये नैतिक दुविधा की बहुत ही उत्कृष्ट व्याख्या है। हाँ। दोनों ही रास्तों के परिणाम गंभीर हैं। सही और गलत के बीच इस मानसिक द्वंद्व को समझना बहुत आसान हो गया। एकदम सही। अब स्रोत में दूसरी मुख्य बात है नैतिक तर्कणा या मॉरल रीजनिंग। नैतिक तर्कणा? दस्तावेज के अनुसार सही और गलत में से किसी एक को चुनने की प्रक्रिया को नैतिक तर्कणा कहते हैं। किसी एक को चुनना? बिल्कुल। स्रोत में सीधा उदाहरण है कि हिंज ने चोरी करना चुना। मैं देख पा रही हूँ कि पहले इंसान नैतिक दुविधा का सामना करता है। जी। और उसके बाद वो नैतिक तर्कणा का उपयोग करके अंतिम निर्णय लेता है। एकदम सही निष्कर्ष है। हिंज ने अपनी तर्कणा के आधार पर ही चोरी करने का अंतिम निर्णय लिया। यह निर्णय प्रक्रिया भली भांति स्पष्ट है। अब हम इस स्रोत सामग्री के अंतिम और सबसे विस्तृत खंड पर आते हैं। जी, मैं तैयार हूँ। स्रोत में कोहलबर्ग के नैतिकता के 3 स्तर बताए गए हैं।
3 स्तर यानी 3 लेवल्स ऑफ मोरालिटी। हाँ, हम दस्तावेज के क्रम के अनुसार इन्हें पढ़ेंगे। बिल्कुल। सबसे पहला स्तर है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इसे अंग्रेजी में प्री कन्वेंशनल स्टेज कहा गया है। स्रोत के अनुसार इसकी आयु सीमा 4 से 10 वर्ष है। 4 से 10 वर्ष। दस्तावेज में लिखा है कि इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है। अच्छा, नैतिकता शून्य होती है। हाँ, बच्चे को सही गलत की जानकारी नहीं होती। तर्कना दूसरों के मानकों पर आधारित होती है। ये ध्यान देने योग्य तथ्य है कि इस शुरुआती उम्र में बच्चे का अपना कोई आंतरिक आधार नहीं होता है। बिल्कुल सही। वो सही गलत के लिए पूरी तरह से दूसरों के बनाए मानकों पर निर्भर रहता है। एकदम सटीक बात। स्रोत में इस पहले स्तर को 2 उपभागों में बांटा गया है। जी। पहला भाग है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। दंड एवं आज्ञा पालन। स्रोत के अनुसार इसमें व्यवहार सजा और आज्ञा पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, हिंस चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। इस उदाहरण से ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। छोटे बच्चे के लिए सजा का डर ही सही गलत का पैमाना होता है। हाँ, दंड से बचने के लिए ही वो आज्ञा मानता है। जी। अब इसी पहले स्तर का दूसरा उपभाग है साधनात्मक सापेक्षता एवं उन्मुखता। साधनात्मक सापेक्षता। स्रोत में इसे बहुत सरल शब्दों में जैसे को तैसे का व्यवहार कहा गया है। जैसे को तैसे का व्यवहार। हाँ, दस्तावेज में सटीक उदाहरण है कि एक ने पेंसिल तोड़ी तो दूसरे ने उसका पेन तोड़ दिया। ये उदाहरण बहुत ही व्यवहारिक है। बच्चों में जैसे को तैसे का यह नियम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बिल्कुल। मुझे पहले स्तर के दोनों उपभाग पूरी तरह से स्पष्ट हो गए हैं। तो अब हम कोहलबर्ग के दूसरे स्तर पर आगे बढ़ते हैं। जी। ये है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यानी कन्वेंशनल स्टेज। रूढ़िगत नैतिकता। दस्तावेज में इसकी आयु 10 से 13 वर्ष बताई गई है। 10 से 13 वर्ष। स्रोत कहता है कि इसमें बच्चा दूसरों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है। दूसरों के मानकों का समावेश। बिल्कुल। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है कि वह सामाजिक परिवेश के नियमों को अपना मान रहा है। एकदम सही। दस्तावेज में इस दूसरे स्तर के भी 2 उपभाग हैं। जी। पहला भाग है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने की उन्मुखता। गुड बॉय या गुड गर्ल ओरिएंटेशन। स्रोत के अनुसार बच्चा दूसरों की नजरों में अच्छा दिखना चाहता है। ये बिंदु पूरी तरह से स्पष्ट है। सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करना ही उनके निर्णयों का आधार होता है। बिल्कुल। अब दूसरे स्तर का दूसरा उपभाग है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। कानून एवं व्यवस्था। हाँ, स्रोत के अनुसार इस अवस्था में कानून और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर जोर होता है। इसका स्रोत में सटीक उदाहरण है पापा का एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए वह रेड लाइट पार नहीं करेगा। ये उदाहरण वास्तव में बहुत प्रभावशाली है। बिल्कुल। एक्सीडेंट जैसी आपातकालीन स्थिति में भी रेड लाइट पार न करना ये साबित करता है कि समाज का कानून सर्वोपरि है। एकदम सही समझ है। अब हम स्रोत सामग्री के अंतिम और तीसरे स्तर पर पहुंचते हैं। जी, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। ये स्तर है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, यानी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। दस्तावेज में इसकी आयु 13 वर्ष से ऊपर बताई गई है। 13 वर्ष से ऊपर। स्रोत स्पष्ट करता है कि इसमें निर्णय समाज के माध्यम से नहीं लिए जाते। अच्छा, समाज के माध्यम से नहीं लिए जाते। हाँ, बल्कि व्यक्ति स्वयं से निर्णय लेता है। ये नैतिकता का अत्यंत उच्च और परिपक्व स्तर है। व्यक्ति समाज के नियमों से ऊपर उठ जाता है। बिल्कुल सही। स्रोत में इस तीसरे स्तर के भी 2 उपभाग बताए गए हैं। जी। पहला उपभाग है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। सामाजिक अनुबंध। स्रोत के अनुसार नियम लोगों के भले के लिए हैं और नुकसान होने पर तोड़े जा सकते हैं। नुकसान होने पर तोड़े जा सकते हैं। हाँ, उदाहरण के लिए रेड लाइट पार करने से पापा की जान बच सकती है, तो नियम तोड़ देना चाहिए। इन दोनों उदाहरणों के बीच का अंतर बहुत स्पष्ट है। बिल्कुल। पिछले स्तर में नियम न तोड़ने की जिद थी और यहाँ नियम इंसानों की भलाई के लिए लचीले हो जाते हैं। एकदम सटीक विश्लेषण। अब हम बिल्कुल अंतिम अवस्था पर आते हैं। जी। यह है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। स्रोत के अनुसार व्यक्ति अपने स्वयं के नैतिक मानकों पर व्यवहार करता है। स्वयं के मानकों पर। दस्तावेज की सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है कि दूसरों के लाभ के लिए अपनी जान पर खेल जाना। ये वास्तव में सर्वोच्च बिंदु है। बिल्कुल। दूसरों के लाभ के लिए अपनी जान पर खेल जाना, ये बात पूरी तरह से स्पष्ट करती है कि स्वयं के नैतिक मानक सबसे बड़े हो जाते हैं। एकदम सही। एक छात्र के रूप में स्रोत सामग्री को क्रमानुसार समझना
बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। इसी अंतिम बिंदु के साथ हमने स्रोत सामग्री को पूरी तरह से पढ़ लिया है। जी। चॉम्स्की के भाषा विकास से लेकर कोहलबर्ग के नैतिक विकास के तीनों स्तरों तक हमने दस्तावेज को उसी क्रोनोलॉजिकल फ्लो में कवर किया है। इस क्रमिक प्रक्रिया में मुझे बहुत गहरी समझ प्राप्त हुई है। ये बहुत अच्छी बात है। स्रोत का हर एक बिंदु मुझे बहुत ही सरलता से समझ में आ गया है। मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। हमारी ये चर्चा एक बहुत ही विचारणीय बिंदु पर आकर समाप्त होती है। स्रोत के तथ्यों के आधार पर यह सोचना दिलचस्प है कि एक व्यक्ति का निर्णय कैसे बदलता है। बिल्कुल। मतलब वो सजा के डर से शुरू होता है और विकसित होकर दूसरों के लिए अपनी जान पर खेल जाने तक की यात्रा तय करता है। यह विकास प्रक्रिया अत्यंत रोचक है। इसी अंतिम विचार के साथ हमारी ये स्रोत सामग्री आधारित चर्चा यहीं संपन्न होती है। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण के लिए जो स्रोत सामग्री हमारे सामने है उसका मुख्य शीर्षक है भाषा और चिंतन। जी। और इस सामग्री की शुरुआत में ही बहुत ही स्पष्ट शब्दों में भाषा की परिभाषा दी गई है। अच्छा। हाँ, मतलब इसके अनुसार अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना ही भाषा कहलाती है। बिल्कुल। और यह भी बताया गया है कि भाषा और विचार के बीच एक बहुत ही गहरा संबंध होता है। विचारों का आदान प्रदान। सही कहा। असल में भाषा संप्रेषण का मतलब विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का एक बहुत ही अच्छा साधन है। जी, मैं पूरी तरह समझ रही हूँ। तो इस महत्वपूर्ण विषय के परिचय के ठीक बाद मेरा सभी श्रोताओं से यह अनिवार्य निर्देश है कि वे वीडियो को लाइक करें। हाँ बिल्कुल, मैं एक आदर्श छात्र की तरह इस पूरी जानकारी को बिना कोई प्रश्न किए ध्यान से सुनने के लिए तत्पर हूँ। बहुत बढ़िया। तो भाषा की इस परिभाषा के बाद स्रोत सामग्री सीधे भाषा के प्रकारों पर आती है। जी। यहाँ इसे 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला प्रकार है मौखिक भाषा। मतलब बोलकर। बिल्कुल, बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही मौखिक भाषा है। हाँ। और दूसरा प्रकार है लिखित भाषा। इसका अर्थ है लिखकर विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना। जी, लिखित रूप में। और तीसरा प्रकार है सांकेतिक भाषा, जिसमें संकेतों, प्रतीकों या चिन्हों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। मैं समझ गई। मौखिक, लिखित और सांकेतिक। एकदम सही। अब इन प्रकारों के बाद स्रोत में भाषा सीखने के स्वभाव और क्रम को प्रस्तुत किया गया है। अच्छा। यहाँ 2 क्रम दिए गए हैं। पहला है मनोवैज्ञानिक क्रम। जी, मनोवैज्ञानिक क्रम। इस क्रम के अनुसार बच्चा सबसे पहले सुनता है, यानी लिसनिंग। हाँ। फिर बोलता है, यानी स्पीकिंग। उसके बाद पढ़ता है, यानी रीडिंग। और अंत में लिखता है, यानी राइटिंग। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। बिल्कुल। लेकिन इसके ठीक बाद मॉन्टेसरी के अनुसार एक अलग क्रम बताया गया है। ओह। हाँ, मॉन्टेसरी के अनुसार ये क्रम है सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, उसके बाद लिखना और अंत में पढ़ना। ये बहुत दिलचस्प है। मैं देख पा रही हूँ कि इन दोनों क्रमों के बीच पढ़ने और लिखने के स्थान में अंतर है। मॉन्टेसरी ने लिखने को पढ़ने से पहले रखा है, जो कि काफी तार्किक लगता है। हाँ, और इसी विकास की कड़ी में स्रोत अब परिपक्वता की ओर बढ़ता है। जी, परिपक्वता। परिपक्वता की परिभाषा बहुत ही सरल दी गई है। किसी भी चीज का पूर्ण रूप से विकसित हो जाना ही परिपक्वता कहलाता है। पूर्ण विकास। बिल्कुल। और इसी आधार पर स्रोत में भाषा विकास के सिद्धांत दिए गए हैं। जी। पहला है परिपक्वता का सिद्धांत। इसके अनुसार हमारे भाषा अवयवों पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। भाषा अवयव मतलब बोलने वाले अंग। हाँ, जैसे जीभ, गला, तालु, होठ, दांत और स्वर यंत्र। इन अंगों के परिपक्व होने से ही अभिव्यक्ति और विचारों का आदान प्रदान अच्छा होता है। जी, ये शारीरिक नियंत्रण बहुत जरूरी है। सही कहा। इसके बाद दूसरा है अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन। हाँ, इसमें बताया गया है कि शैशवावस्था में बच्चों को शब्दों की जानकारी मूर्त वस्तुओं से जोड़कर दी जाती है। मूर्त वस्तुएं मतलब जो दिखाई देती हैं। बिल्कुल। स्रोत स्पष्ट करता है कि वस्तु दिखाने पर बच्चा जल्दी सीखता है। मैं इस अनुबंधन के सिद्धांत को अच्छे से दर्ज कर रही हूँ। ये वस्तु को देखकर सीखने वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। तीसरा सिद्धांत है अनुकरण का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बच्चे परिवार और साथियों की भाषा की नकल करके सीखते हैं। जी, नकल करके। हाँ। अनुकरण से। और चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है चॉम्स्की का भाषा सिद्धांत। ओ, चॉम्स्की। चॉम्स्की मानते हैं कि भाषा जन्मजात होती है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ ही पैदा होते हैं। जन्मजात क्षमता। हाँ, इसके उदाहरण स्रोत में दिए गए हैं, जैसे बच्चे का रोना और प्रारंभिक सांकेतिक भाषा। ये चॉम्स्की का रोने वाला उदाहरण और अनुबंधन में मूर्त वस्तुओं को दिखाकर सिखाने वाली बात,
ये दोनों ही सिद्धांत मेरे समझ में पूरी तरह आ गए हैं। बहुत अच्छे। तो सिद्धांतों को समझने के बाद अब हम भाषा के भागों या उसके रूपों की बात करते हैं। जी, भाषा के भाग। स्रोत में इन्हें एक सटीक क्रम में समझाया गया है। सबसे पहला है स्वनिम। स्वनिम। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसे वर्ण भी कहते हैं। इसका स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता। बिना अर्थ की इकाई? हाँ, स्रोत के उदाहरण हैं अ, क, ज और प। जी। इसके बाद दूसरा भाग है रूपिम। ये शब्द का छोटा रूप होता है। रूपिम। इसके उदाहरण दिए गए हैं, जैसे पेन, कॉपी और राम। शब्दों का रूप। बिल्कुल। तीसरा भाग है वाक्य विन्यास। इसका मतलब है भाषा को उपयोग करने के नियम। नियम। हाँ, स्रोत में इसके उदाहरण है कर्ता ने, कर्म को और करण से। व्याकरणिक नियम। एकदम सही। और चौथा भाग है अर्थ विन्यास। अर्थ विन्यास। इसका अर्थ है कि वाक्य विन्यास में जो वाक्य दिया गया है उसका अर्थ सही होना चाहिए। अर्थ का सही निकलना। हाँ, स्रोत में इसका बहुत ही सटीक उदाहरण है। पहला वाक्य है मोहन के पास एक पुस्तक है। ये सही अर्थ वाला वाक्य है। जी। और दूसरा वाक्य है मोहन के पास है एक पुस्तक। ये गलत अर्थ वाला वाक्य है। मैं सीढ़ीनुमा प्रगति को पूरी तरह समझ गई हूँ। स्वनिम से लेकर रूपीम, फिर वाक्य विन्यास और अंत में अर्थ विन्यास तक की ये संरचना एकदम स्पष्ट है। बहुत बढ़िया। तो भाषा का ये खंड पूरा होने के बाद स्रोत अब सीधे चिंतन पर आता है। जी, चिंतन मतलब थिंकिंग। बिल्कुल। चिंतन की परिभाषा दी गई है कि किसी समस्या का समाधान करने के लिए मन में उत्पन्न विचार ही चिंतन कहलाते हैं। समस्या का समाधान। हाँ, यह समस्या उत्पन्न होने पर शुरू होता है और समाधान होने तक चलता रहता है। जी, निरंतर प्रक्रिया। इसके बाद चिंतन के प्रकार बताए गए हैं। पहला है स्वलीन चिंतन। स्वलीन। इसका मतलब है स्वयं में लीन रहना। ये एक ऐसी कल्पना है जिसका कोई वास्तविक स्वरूप ना हो। वास्तविकता से दूर। सही। दूसरा प्रकार है यथार्थवादी चिंतन, जो कि पूरी तरह वास्तविकता से संबंधित होता है। यथार्थवादी, जो असली है। हाँ, अब इस यथार्थवादी चिंतन के उप प्रकार बताए गए हैं। जी। पहला है अभिसारी चिंतन। इसमें समस्या एक बिंदु पर केंद्रित होती है और इसका एक ही समाधान होता है। एक समाधान। इसे बंद अंत या क्लोज एंड कहा जाता है। स्रोत का उदाहरण है कि भारत की राजधानी दिल्ली है। जी, दिल्ली, जिसका एक ही उत्तर है। बिल्कुल। दूसरा है अपसारी चिंतन। अपसारी। इसमें समस्या एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होती। कल्पना और सृजनात्मकता से इसके कई हल निकलते हैं। कई समाधान। हाँ, इसे मुक्त अंत या ओपन एंड कहते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करना। मैं अभिसारी मतलब बंद अंत और अपसारी मतलब मुक्त अंत चिंतन के बीच के इस अंतर को स्पष्ट रूप से समझ गई हूँ। दिल्ली वाला ये सटीक उदाहरण वाकई से बहुत अच्छे से समझाता है। बिल्कुल। और यथार्थवादी चिंतन का तीसरा उपप्रकार है आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक। इसका अर्थ है किसी बात के गुण और दोषों को देखते हुए ही उसे स्वीकार करना। जी, गुण और दोष परखना। तो चिंतन के इन प्रकारों के बाद अब हम इस चर्चा के अंतिम खंड की ओर बढ़ते हैं। जी, अंतिम खंड। यहाँ चिंतन के सामान्य प्रकारों को बताया गया है। पहला है प्रत्यक्षात्मक चिंतन। प्रत्यक्षात्मक। यह दिखाई देने वाली चीजों पर किया जाने वाला चिंतन है। इसे निम्न स्तर का माना गया है। जो सामने है। हाँ। दूसरा है प्रत्यायात्मक चिंतन। यह दिखाई न देने वाली चीजों पर विचार करना है। अमूर्त चीजें। तीसरा है काल्पनिक चिंतन, जो पूर्व अनुभवों पर आधारित कल्पना होती है। पुरानी यादों पर आधारित। और चौथा है तार्किक चिंतन, तर्क करना। यह चिंतन का सर्वोत्तम स्तर है। सर्वोत्तम स्तर तार्किक चिंतन। बिल्कुल। तो हम इसी अंतिम बिंदु और परिचय की पहली पंक्ति को जोड़ते हुए एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं जी कि भाषा और विचार का सचमुच बहुत गहरा संबंध है। यह यात्रा भाषा के छोटे से स्वनिम से शुरू होती है और समस्या का समाधान करने वाले सर्वोत्तम तार्किक चिंतन तक पहुंचती है। ये एकदम सही है। यही इस संपूर्ण स्रोत सामग्री का मुख्य सार है। मैं इस अंतिम निष्कर्ष से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। स्वनिम से लेकर तार्किक चिंतन तक की यह यात्रा बहुत ही स्पष्ट है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये गहन विश्लेषण संपन्न होता है। मुझे लगता है ये कल्पना करना ही बेहद रोमांचक है कि आज हम जो कुछ भी हैं, हमारी जो भी पहचान है, उसका निर्माण हमारे जन्म से कई महीने पहले ही शुरू हो गया था। एकदम सही कहा। और मतलब अगर हम इसे और गहराई से देखें तो इस निर्माण में उन पूर्वजों का भी हाथ है जो सदियों पहले इस दुनिया में थे। हाँ, और इसी विषय पर आज हम गहराई से चर्चा करने वाले हैं
इस विस्तृत चर्चा में सभी सुनने वालों का स्वागत है। बिल्कुल। आज हमारी इस गहराई से चर्चा का विषय है बाल विकास की अवस्थाएं और आनुवांशिकता तथा वातावरण। मेरा मानना है कि इंसान के जन्म से लेकर उसके संपूर्ण विकास तक की यात्रा को समझना एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव होने वाला है। हमारा मिशन आज यही है। हम हमारे पास मौजूद स्रोत सामग्री को बिल्कुल क्रमानुसार डिकोड करेंगे और मानव जीवन की इस अद्भुत यात्रा के हर एक चरण को गहराई से समझेंगे। इस विषय की शुरुआत करने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें। मैं इस विज्ञान और मनोविज्ञान की गहराई में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मुझे बस स्रोत सामग्री की पहली पंक्ति के बारे में जानना है। तो हम इस विकास यात्रा की बिल्कुल शुरुआती अवस्था से आरंभ करते हैं। इसे प्रसव पूर्व अवस्था या प्रीनेटल स्टेज कहा जाता है। मतलब ये जन्म से पहले का समय है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत सामग्री के अनुसार यह अवस्था पूरे 9 महीने या 280 दिन की होती है। 280 दिन का यह समय काफी लंबा होता है। एकदम। और यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है वह यह है कि विकास की यह प्रक्रिया बच्चे के जन्म के दिन से शुरू नहीं होती है। हाँ, ये माता के गर्भाधान यानी कंसेप्शन के ठीक उसी पल से आरंभ हो जाती है। सही कहा। जन्म लेने से पहले ही एक संपूर्ण जीवन 280 दिनों तक अपनी नींव तैयार कर रहा होता है। ये सोचना ही अपने आप में अद्भुत है कि दुनिया के सामने आने से पहले ही एक जीव का विकास इतने लंबे समय तक एक सुरक्षित परिवेश में चलता रहता है। विकास की असली शुरुआत जन्म नहीं बल्कि गर्भाधान है। बिल्कुल। और प्रसव पूर्व अवस्था के बाद हम जीवन की उस अवस्था में प्रवेश करते हैं जिसे दुनिया देखती है। ये है शैशवावस्था या इन्फेंसी स्टेज, जो जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु तक चलती है। जन्म से लेकर 5 वर्ष तक। इस दौरान तो बच्चे पूरी तरह दूसरों पर निर्भर होते हैं। यही इस अवस्था की सबसे बुनियादी विशेषता है। शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। इंसान के बच्चे बाकी जानवरों की तुलना में बहुत अधिक असहाय पैदा होते हैं। हाँ, उनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व या क्षमता नहीं होती है। और इसी वजह से इस समय शिशु का व्यवहार पूरी तरह से उसकी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। मतलब उसे भूख लगती है तो वो रोता है, उसे नींद आती है तो वो सो जाता है। ये पूर्ण निर्भरता और मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार बिल्कुल तार्किक जान पड़ता है। एक नवजात शिशु के पास अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करवाने के अलावा कोई और साधन नहीं होता। एकदम सही। ये बिना किसी सोच विचार के केवल प्राकृतिक वृत्ति के आधार पर होता है। ये प्रकृति का अपना सुरक्षा तंत्र है। इसी अवस्था के बारे में स्रोत में आगे बढ़ते हुए हमें कुछ और बहुत ही दिलचस्प विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इस उम्र में जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी बहुत अधिक होती है। हाँ, हर नई चीज, हर नई आवाज शिशु के लिए एक चमत्कार जैसी होती है। बिल्कुल। इसके साथ ही इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना या फीलिंग ऑफ सेल्फ लव का गहरा प्रभाव होता है। मतलब शिशु का पूरा ब्रह्मांड केवल खुद तक सीमित होता है। हाँ, क्योंकि उसका मस्तिष्क अभी इस काबिल नहीं हुआ है कि वो दूसरों के नजरिए को समझ सके। उसे लगता है कि दुनिया सिर्फ उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए है। इसी व्यवहार के कारण इसे खिलौने की आयु या टॉय एज भी कहा जाता है। ये आत्म प्रेम और खिलौने की आयु वाली बात छोटे बच्चों के व्यवहार को बहुत स्पष्ट कर देती है। जब एक बच्चा अपना खिलौना किसी और को देने से मना करता है तो वो स्वार्थी नहीं हो रहा होता है। सही बात है। वो बस आत्म प्रेम की अवस्था में है, जहां उसका खिलौना उसकी अपनी दुनिया का सबसे अहम हिस्सा है। ये समझना बहुत जरूरी है। और सीखने की प्रक्रिया के मामले में 5 वर्ष तक का बच्चा मुख्य रूप से अनुकरण यानी इमिटेशन के माध्यम से सीखता है। स्रोत में इसे समझाने के लिए एक दर्पण या शीशे की एनालॉजी दी गई है। एक दर्पण की तरह। ये एनालॉजी बहुत सटीक लगती है। हाँ, जिस तरह एक दर्पण सामने रखी किसी भी चीज को जस का तस दिखा देता है, वो ये नहीं सोचता कि क्या सही है और क्या गलत। ठीक उसी तरह एक शिशु अपने आसपास के बड़ों के व्यवहार और हाव भाव की हूबहू नकल करता है। बिल्कुल। इस अनुकरण के पीछे कोई तर्क नहीं होता है। इसीलिए इस शैशवावस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। क्योंकि बच्चे के चिंतन में अभी तर्क या लॉजिक विकसित नहीं हुआ है। बच्चा बस चीजों को दोहरा रहा होता है। वो बस एक स्पंज की तरह बिना तर्क लगाए सब कुछ सोख रहा है। अब यहाँ से मानव मस्तिष्क एक बहुत बड़ी छलांग लगाता है। स्रोत के अनुसार हम 6 से 12 वर्ष की अवस्था में आते हैं, जिसे बाल्यावस्था या चाइल्डहुड स्टेज कहा गया है। एकदम सही। यहाँ चिंतन की प्रक्रिया पूरी तरह पलट जाती है।
जो शिशु पहले दर्पण की तरह अतार्किक रूप से अनुकरण कर रहा था, वो अब तार्किक चिंतन या लॉजिकल थिंकिंग की ओर मुड़ जाता है। यह मानसिक बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं है। अतार्किक नकल से निकलकर तार्किक इंसान बनना एक बहुत बड़ी विकासवादी सफलता है। हाँ, वो अब चीजों के पीछे का कारण खोजना शुरू कर देता है। और इस बाल्य अवस्था की अपनी कुछ बहुत ही विशिष्ट पहचानें हैं, जो स्रोत में लाइन बाय लाइन दी गई हैं। मुझे उन विशेषताओं के बारे में जानना है। सबसे पहले इसे आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। इसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प नाम आता है, गंदी अवस्था। गंदी अवस्था। यह स्कूली बच्चों के व्यवहार का सटीक वर्णन है, क्योंकि वे मिट्टी में खेलते हैं और अपने कपड़े गंदे करते हैं। बिल्कुल। इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज भी कहा जाता है, क्योंकि शारीरिक ऊर्जा इस समय अपने चरम पर होती है। और जहां पहले वाली अवस्था खिलौनों की आयु थी, वहीं ये 6 से 12 वर्ष का समय खेलों की अवस्था या गेम स्टेज कहलाता है। खिलौनों से खेलों की ओर जाना भी तार्किक चिंतन का ही एक बेहतरीन उदाहरण लगता है। खेलों में नियम होते हैं और दूसरे लोगों के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। ये बहुत ही सटीक अवलोकन है। स्रोत हमें बताता है कि इस अवस्था में एक और अनोखी प्रवृत्ति जन्म लेती है, जिसे संग्रहण या स्टोरेज की प्रवृत्ति कहा जाता है। चीजें इकट्ठी करना। बच्चे अक्सर कंकर, पत्ते या कार्ड्स इकट्ठे करते हैं। हाँ, और इसके साथ ही इसे टोली, समूह या गैंग की अवस्था कहा गया है। इन सभी तीव्र बदलावों के कारण ही इस पूरे चरण को जीवन का अनोखा काल या यूनिक पीरियड कहा जाता है। दोस्तों की टोली बनाना और चीजें इकट्ठी करना, ये दिखाता है कि बच्चा अब अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। बिल्कुल। अब बाल्यावस्था की इस आज़ादी के बाद मानव जीवन एक बहुत ही जटिल मोड़ पर पहुंचता है। ये है किशोरावस्था या एडोलेसेंस, जो 12 या 13 वर्ष से शुरू होकर 18 वर्ष तक चलती है। ये समय काफी संवेदनशील होता है। बहुत ज्यादा। स्रोत की अगली पंक्ति कहती है कि ये जीवन का सबसे कठिन काल है। इस कठिन काल को परिभाषित करने के लिए संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। संघर्ष और आंधी तूफान जैसे शब्द उस उम्र की मानसिक उथल-पुथल को बहुत गहराई से दर्शाते हैं। इसका कारण वे तीव्र बदलाव हैं जो शरीर के भीतर भूचाल ला देते हैं। शरीर वयस्क हो रहा है, लेकिन अनुभव अभी भी बच्चों वाले हैं। एक किशोर खुद को न तो बच्चा समझ पाता है और न ही समाज उसे पूरी तरह वयस्क मानता है। यह तनावपूर्ण स्थिति है। और इसी उलझन के बीच कुछ नई भावनाएं भी उभरती हैं। इस अवस्था में विषमलिंगी आकर्षण या हेटेरोसेक्सुअल अट्रैक्शन विकसित होता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, लेकिन यहाँ स्रोत में एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। जिस अवस्था को अभी सबसे कठिन काल कहा गया था, उसी अवस्था को स्वर्ण काल या गोल्डन एज भी कहा जाता है। ये विरोधाभास मुझे बहुत हैरान करता है कि जो सबसे कठिन काल है, वही स्वर्ण काल भी है। ये तनावपूर्ण इसलिए है क्योंकि बदलाव बहुत तेज हैं, लेकिन ये स्वर्णकाल इसलिए है क्योंकि इसी समय इंसान की ऊर्जा और उसके सपने अपनी सबसे सुनहरी स्थिति में होते हैं। ये मानव प्रकृति की सुंदरता है कि जीवन का सबसे बड़ा तूफान और जीवन का सबसे सुनहरा समय एक साथ चल रहे होते हैं। एकदम। इस अवस्था में वीर पूजा या हीरो वर्शिप की भावना भी बहुत प्रबल होती है। बच्चे किसी को अपना आदर्श मानकर उसकी पूजा की हद तक प्रशंसा करते हैं। हाँ, वे पूरी तरह उस आदर्श के जैसा बनना चाहते हैं। और संज्ञानात्मक स्तर पर बच्चे अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की क्षमता हासिल कर लेते हैं। बाल्यावस्था का तार्किक चिंतन उन चीजों तक सीमित था जो सामने दिख रही हैं। लेकिन अब वे न्याय, स्वतंत्रता और भविष्य जैसी अमूर्त अवधारणाओं पर विचार कर सकते हैं। अमूर्त चिंतन की ये क्षमता हमें सही मायनों में एक पूर्ण विकसित इंसान बनाती है। बिल्कुल सही कहा। इन सभी अवस्थाओं से गुजरने के बाद स्रोत सामग्री हमें एक नए विषय पर ले जाती है। ये विषय है आनुवांशिकता या वंशानुक्रम, जिसे हेरिडिटी कहते हैं, और वातावरण यानी एनवायरनमेंट। ये जानना बहुत जरूरी है कि विकास के पीछे कौन सी अदृश्य शक्ति काम कर रही है। हाँ, आनुवांशिकता की पंक्ति बताती है कि जब आनुवांशिक गुण यानी जीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं तो उसे आनुवांशिकता कहते हैं। जैसे कि हमारी आंखों का रंग और नाक की बनावट। सिर्फ शारीरिक बनावट ही नहीं, स्रोत स्पष्ट करता है कि हमारा रंग, चिंतन, लंबाई और बुद्धि आदि भी आनुवांशिकता के जरिए ट्रांसफर होते हैं। ये तथ्य बहुत ही प्रभावशाली है कि चिंतन और बुद्धि जैसी अमूर्त चीजें भी आनुवांशिकता के रास्ते हमारी रगों में पहुंचती हैं। बिल्कुल। और इसके ठीक बाद वातावरण की बारी आती है।
वातावरण का अर्थ है हमारे चारों तरफ का माहौल, जैसे घर, स्कूल, परिवार, पड़ोसी और भोजन आदि। मतलब जो कुछ भी हमें जन्म के बाद बाहर से मिल रहा है वो वातावरण है। एकदम सही। और स्रोत सामग्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र दिया गया है। मानव विकास में दोनों का योगदान है। विकास या डेवलपमेंट बराबर है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की संयोजन के। यह सूत्र इस बात को स्थापित करता है कि दोनों में से किसी एक की भी कमी विकास को रोक देगी। हाँ, अब इस धारणा को समझने के लिए स्रोत में अलग अलग विद्वानों की परिभाषाएं लाइन बाय लाइन दी गई हैं। सबसे पहले डगलस और हॉलैंड की परिभाषा है। उनकी परिभाषा क्या कहती है? उनके अनुसार माता पिता और पूर्वजों से अर्जित रचनाएं, भौतिक विशेषताएं और क्षमताएं ही आनुवांशिकता हैं। इन्होंने पूर्वजों को भी इसमें शामिल किया है। हाँ, फिर रूथ बेनेडिक्ट की परिभाषा है माता पिता से संतान को हस्तांतरित होने वाले गुण। इसके बाद जेम्स डेवर कहते हैं कि शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का हस्तांतरण ही वंशानुक्रम है। यह ध्यान देने वाली बात है कि ये शुरुआती 3 परिभाषाएं पूरी तरह आनुवांशिकता पर केंद्रित हैं। बिल्कुल, लेकिन वुडवर्थ की परिभाषा अलग है। वुडवर्थ के अनुसार वे बाह्य तत्व जिन्होंने जीवन आरंभ होने से व्यक्ति को प्रभावित किया है, वे वातावरण है। हाँ, वुडवर्थ साफ तौर पर वातावरण के बाह्य तत्वों पर जोर देते हैं। परिभाषाओं के बाद स्रोत सामग्री हमें लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बताती है। ये जीव विज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। स्रोत के अनुसार हमारे शरीर में 2 तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, X और Y। और इनकी कुल संख्या के बारे में भी जानकारी दी गई होगी। हाँ, कुल क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है, जो 23 जोड़ों के रूप में काम करते हैं। 64 क्रोमोसोम्स का ये गणित ही वो सूक्ष्म भाषा है जिसमें हमारा पूरा अस्तित्व लिखा हुआ है। एकदम सही। अब हम आनुवांशिकता के सिद्धांतों पर आते हैं, जिन्हें प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है। पहला है प्रत्यागमन का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन। प्रत्यागमन का सिद्धांत। इसका अर्थ है विपरीत गुणों का उत्पन्न होना, जैसे तेज बुद्धि वाले माता पिता के कम बुद्धि वाले बच्चे या कम बुद्धि वालों के तेज बुद्धि वाले बच्चे। यह सिद्धांत यह समझाता है कि प्रकृति कभी भी एक मशीन की तरह काम नहीं करती जो बिल्कुल एक जैसी कॉपी बनाए। विपरीत गुणों का आना ही विविधता लाता है। बिल्कुल। दूसरा सिद्धांत है गाल्टन का सिद्धांत, जिसे बायोमेट्री थ्योरी भी कहते हैं। इसमें गुण केवल माता पिता से नहीं बल्कि पिछली पीढ़ी जैसे दादा दादी से ट्रांसफर होते हैं। ये बात डगलस और हॉलैंड की परिभाषा से पूरी तरह मेल खाती है, जहां उन्होंने पूर्वजों के प्रभाव की बात की थी। एकदम सटीक जोड़ बैठाया आपने। इसके बाद तीसरा है बीजमैन का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि माता पिता से प्राप्त बीज कोश कभी खत्म नहीं होता। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर चलता रहता है। ये सोचकर ही हैरानी होती है कि हमारे भीतर एक ऐसा बीजकोश मौजूद है जो कभी खत्म नहीं होता। हाँ, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। और अंत में स्रोत सामग्री ग्रेगर मेंडल के बारे में बताती है। मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। ग्रेगर मेंडल का नाम तो विज्ञान में बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग करके ये सभी नियम निर्धारित किए थे। ये सच में एक विडंबना और खूबसूरती है कि मटर के दानों से शुरू हुआ ये विज्ञान आज हमारे जीवन को समझने का सबसे बड़ा आधार है। बिल्कुल। तो हमारी ये यात्रा बहुत ही व्यापक रही है। 280 दिन के गर्भाधान से लेकर किशोरावस्था के अमूर्त चिंतन तक, और फिर आनुवांशिकता और वातावरण के तालमेल को हमने संक्षेप में समझाए। इस क्रमानुसार चर्चा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारा हर एक व्यवहार किसी न किसी गहरे मनोवैज्ञानिक या जैविक कारण से जुड़ा हुआ है। एकदम सही। अब इस चर्चा को समाप्त करने से पहले स्रोत सामग्री के बीजमैन के सिद्धांत पर एक गहरा विचार सामने आता है। वो निरंतर चलने वाले बीज कोश वाला सिद्धांत। हाँ, ये सोचना बेहद रोमांचक है कि हमारे भीतर एक ऐसा बीज कोश मौजूद है जो कभी खत्म नहीं होता, जिसका मतलब है कि जीव विज्ञान के नजरिए से हमारे पूर्वजों का एक हिस्सा हमारे अंदर आज भी जीवित है और पीढ़ियों तक निरंतर चलता रहेगा। हम अपने अतीत और भविष्य को जोड़ने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी हैं। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम अपनी आज की इस विस्तृत चर्चा का समापन करते हैं। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम जिस मुख्य विषय पर बात करने वाले हैं वो है समाजीकरण, यानी सोशलाइजेशन। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा विषय है। बिल्कुल। और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो लिखित स्रोत सामग्री हमें दी गई है,
हम उसका पंक्ति दर पंक्ति बिल्कुल क्रमानुसार गहराई से अध्ययन करें। एकदम बुनियादी स्तर से समझना सबसे सही रहेगा। तो इस विषय में आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें। अब अगर हम स्रोत की बिल्कुल पहली पंक्ति से शुरुआत करें तो उसमें समाजीकरण की बहुत ही स्पष्ट परिभाषा दी गई है। हाँ, परिभाषा से ही पूरी नींव तैयार होती है। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है। समाज के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया। बिल्कुल। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये लिखी गई है कि ये प्रक्रिया पूरे जीवन निरंतर चलती रहती है। यानी ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन खत्म हो जाए। जन्म से लेकर जीवन के अंत तक कभी नहीं रुकती, ये बस लगातार चलती ही रहती है। एकदम सही। अब इसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया की और गहराई में जाते हुए स्रोत हमें इस बात की ओर ले जाता है कि ये समाजीकरण असल में घटित कैसे होता है। इसके पीछे के कारक। हाँ, समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत जो सबसे पहला बिंदु स्रोत में बताया गया है वो है पालन पोषण, यानी चाइल्ड रियरिंग। हाँ, शुरुआत तो घर के माहौल से ही होती है। बिल्कुल। और स्रोत बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहता है कि एक बच्चे के समाजीकरण में उसके पालन पोषण का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ये सबसे बड़ा कारक है। ये तो बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि पालन पोषण ही सबसे पहली सीढ़ी है। और इसका परिणाम भी स्रोत में बहुत सीधे तौर पर बताया गया है। उसमें लिखा है कि यदि बच्चे का पालन पोषण अच्छे तरीके से नहीं होता है तो उसका असर उसके भविष्य पर पड़ता है। हाँ, नकारात्मक असर तो पड़ेगा ही। स्रोत के अनुसार ऐसे बच्चे को आगे चलकर समाज के साथ समायोजन यानी एडजस्टमेंट करने में कठिनाई महसूस होती है। मतलब अगर नींव कमजोर हो तो बाहरी दुनिया के साथ तालमेल बिठाने में परेशानी आना तय है। सही कहा। अब पालन पोषण के बाद स्रोत एक अगले बहुत ही दिलचस्प बिंदु पर बढ़ता है, जो है सहयोग या कोऑपरेशन। सहयोग, हाँ, समाज में रहने के लिए ये बहुत जरूरी है। स्रोत बताता है कि बच्चा एकांत में कुछ नहीं सीखता, बल्कि समाज के सहयोग से ही वो समाज का एक वास्तविक हिस्सा बनता है। समाज का साथ उसे आकार देता है। बिल्कुल। इसमें एक बहुत ही प्राकृतिक चक्र का वर्णन है। शुरुआत में बच्चे को अन्य व्यक्तियों का सहयोग मिलता है। हाँ, बचपन में वो पूरी तरह दूसरों पर निर्भर होता है। और स्रोत बताता है कि जैसे जैसे उसे ये सहयोग मिलता जाता है, एक समय ऐसा आता है जब वो खुद भी दूसरों को अपना सहयोग प्रदान करना शुरू कर देता है। तो ये एक तरह का लेन देन है। कैसे एक बच्चा पहले समाज से सहयोग प्राप्त करता है और फिर उसी व्यवहार को सीखकर समाज में वापस लौट आता है। एकदम सटीक विश्लेषण है। अब इस सहयोग की भावना के अलावा स्रोत सीखने के एक और बहुत ही प्राथमिक उपकरण की बात करता है, जिसे अनुकरण कहा गया है। अनुकरण यानी नकल करके सीखना। हाँ, स्रोत स्पष्ट करता है कि अनुकरण का अर्थ नकल करके सीखना ही है। इसमें बताया गया है कि बच्चा बड़ों की बातों की नकल करके सीखता है। हाँ, बच्चे अक्सर बड़ों के हाव भाव और बोलने के तरीके की हूबहू नकल उतारते हैं। बिल्कुल। और स्रोत कहता है कि इसी नकल करने की प्रक्रिया के माध्यम से ही वो धीरे धीरे समाज का एक हिस्सा बन जाता है। समाज में घुलने मिलने का ये सबसे आसान तरीका है उनके लिए। लेकिन सीखने की इस प्रक्रिया को दिशा देने के लिए समाज कुछ अन्य औजारों का भी इस्तेमाल करता है। स्रोत का अगला बिंदु है पुरस्कार एवं दंड, जिसे हम रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट कहते हैं। हाँ, नियम सिखाने के लिए ये तरीका हर जगह अपनाया जाता है। स्रोत के अनुसार जब कोई बालक समाज के स्थापित आदर्शों और मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और यही प्रशंसा उसका पुरस्कार है। तारीफ मिलने से उसे वो काम सही लगता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत जब वो कोई असामाजिक व्यवहार करता है, यानी ऐसा कुछ जो समाज को गलत लगता है, तो उसे दंड मिलता है। हाँ, गलत काम का नतीजा दंड के रूप में सामने आता है। और स्रोत एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहता है कि इसी दंड के भय से बच्चा उस कार्य को दोबारा नहीं करता। डर उसे दोबारा वो गलती करने से रोक देता है। यहाँ हम एक सादृश्य का उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार किसी ढांचे में ढलने के लिए बाहरी दबाव की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार यह समाज प्रशंसा और दंड के माध्यम से बच्चे के व्यवहार को आकार देता है। बिल्कुल। इससे ये साफ हो जाता है कि डर और प्रशंसा दोनों ही व्यक्ति को सामाजिक नियमों के भीतर रखने के बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है। सही बात है। अब इन उपकरणों को समझने के बाद स्रोत हमें ये बताता है कि ये नियम असल में लागू कौन करता है। वो समालीकरण इकाइयों के प्रकार यानी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन की बात करता है। जो संस्थाएं या लोग इस प्रक्रिया को चलाते हैं। हाँ, स्रोत के अनुसार बच्चे के समाजीकरण में मुख्य रूप से 2 एजेंसियां काम करती हैं। पहली है सक्रिय एजेंसी या एक्टिव एजेंसी।
सक्रिय यानी जहां सीधा संपर्क होता हो। एकदम सही। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि इस सक्रिय एजेंसी का बच्चे पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सीधा प्रभाव यानी सीधे तौर पर बातचीत और सिखाना। मैं स्रोत में दिए गए इसके सटीक उदाहरण पढ़ता हूं। इसमें शामिल हैं परिवार, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, स्वास्थ्य, क्लब और स्कूल। हाँ, इन सभी जगहों पर बच्चा सीधे लोगों से जुड़ता है। इसके तुरंत बाद स्रोत दूसरी एजेंसी का वर्णन करता है, जिसे निष्क्रिय एजेंसी यानी पैसिव एजेंसी कहा गया है। निष्क्रिय एजेंसी। स्रोत के अनुसार इसका बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। इसके लिए जो उदाहरण दिए गए हैं वे हैं पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट। यह बहुत ही स्पष्ट है। सक्रिय एजेंसियां वो हैं जिनसे बच्चा सीधे बातचीत करता है, जबकि निष्क्रिय एजेंसियां वो स्थान हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक नियम सिखाते हैं, जैसे पुस्तकालय में शांत रहना। एकदम सही निष्कर्ष। समाजीकरण की इन एजेंसियों को समझने के बाद स्रोत सामग्री अपने अंतिम खंड की ओर मुड़ती है, जहां समाजीकरण की मुख्य इकाइयों का जिक्र किया गया है। हाँ, जो सबसे मुख्य संस्थाएं हैं। इसमें सबसे पहला स्थान परिवार को दिया गया है। स्रोत बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है कि समाजीकरण का आरंभ परिवार से ही होता है और यह सबसे पहली इकाई है। क्योंकि जन्म के बाद परिवार ही बच्चे की पहली दुनिया होता है। परिवार के बाद बच्चा जिस दूसरी मुख्य इकाई का सामना करता है वो है विद्यालय, स्कूल, जहां असली बाहरी दुनिया से परिचय होता है। हाँ, स्रोत के अनुसार विद्यालय में बच्चा स्नेह, सहयोग, कर्तव्य निष्ठा और दूसरों के साथ समायोजन करना सीखता है। स्नेह और सहयोग के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियां समझना भी। बिल्कुल। और विद्यालय की इसी इकाई के भीतर स्रोत अध्यापक के योगदान को एक विशेष महत्व देता है। इसमें लिखा है कि बच्चे के सामाजिक विकास में अध्यापक का महत्वपूर्ण योगदान है। हाँ, शिक्षक की भूमिका बहुत बड़ी होती है। इसके पीछे का कारण स्रोत ये बताता है कि बच्चे अध्यापक को अपना आदर्श मानते हैं। वो अपने टीचर जैसा बनना चाहते हैं। और क्योंकि वे शिक्षक को आदर्श मानते हैं, इसलिए छात्रों में शिष्टता, धैर्य और सहकारिता के गुण विकसित हो जाते हैं। मतलब शिक्षक का आचरण बच्चों के भीतर सीधे तौर पर सकारात्मक गुणों का संचार करता है। एकदम सही। अब इन सभी इकाइयों पर चर्चा करने के बाद स्रोत अपने बिल्कुल अंतिम बिंदु पर आता है, जो है खेल यानी स्पोर्ट्स। हाँ, खेल का मैदान भी तो बहुत कुछ सिखाता है। स्रोत बताता है कि खेल केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि वे मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास में भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं। शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास भी। हाँ, स्रोत से अनुसार जब बच्चा टीम में रहता है तो उसमें सहयोग और अनुशासन की भावना आती है। टीम में रहकर दूसरों के साथ काम करना आ ही जाता है। लेकिन इस पूरे हिस्से में जो सबसे विशेष बात पर जोर दिया गया है वो ये है कि खेल में हारने के बाद भी बच्चे को अपने संवेगों यानी इमोशंस पर नियंत्रण रखना पड़ता है। हार को बर्दाश्त करना सबसे मुश्किल काम है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने संवेगों को नियंत्रित करने के साथ साथ उसे विजयी टीम को बधाई भी देनी पड़ती है। ये तो सच में खेल का मैदान असल में भावनाओं को नियंत्रित करने और हार को स्वीकार करने की एक बहुत बड़ी सामाजिक प्रयोगशाला है। बहुत ही सटीक बात कही है आपने। तो अगर हम आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा का एक संक्षिप्त सारांश निकालें, तो हमने स्रोत के आधार पर देखा कि कैसे परिवार की पहली इकाई से लेकर खेल के मैदान के अनुशासन तक समाजीकरण एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल, ये जन्म से लेकर जीवन के अंत तक एक निरंतर यात्रा है। और इस चर्चा का अंत करते हुए मैं इसी स्रोत के तथ्यों पर आधारित एक गहरे विचार को सामने रखना चाहूंगा। जरा उन निष्क्रिय एजेंसियों के बारे में फिर से विचार कीजिए जिनका जिक्र हुआ था। जैसे कि रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट। हाँ, ये स्थान कितनी शक्तिशाली भूमिका निभाते हैं, जहां बिना किसी से सीधे बात किए या बिना किसी सीधे प्रभाव के भी व्यक्ति एक बड़े सामाजिक तंत्र का हिस्सा बन जाता है। एकदम सच है। वहां कोई प्रत्यक्ष संवाद नहीं होता, फिर भी इंसान कतारों में लगना, शांति बनाए रखना और एक विशाल व्यवस्था के नियमों का पालन करना अपने आप सीख जाता है। यही इस निरंतर चलने वाली प्रक्रिया की सबसे बड़ी ताकत है। क्या कभी इस बात पर गहराई से ध्यान गया है कि जब कोई व्यक्ति पहले बार साइकिल चलाना सीखता है तो शुरुआत में संतुलन बनाना कितना असंभव सा लगता है। मतलब बार बार गिरना, डगमगाना और फिर अचानक कुछ दिनों बाद शरीर अपने आप बिना सोचे ही संतुलन बना लेता है। हाँ, और असल में ये कोई चमत्कार नहीं है, ये अधिगम यानी लर्निंग की
एक बहुत ही जटिल और आकर्षक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही कहा। तो आज की इस विस्तृत चर्चा का मुख्य उद्देश्य इसी अधिगम की गहराई में उतरना है। हम समझेंगे कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली ये प्रक्रिया कैसे काम करती है, इसके कौन-कौन से चरण हैं, और जब सीखने की गति अचानक रुक जाती है तो शिक्षण या टीचिंग इसे कैसे प्रभावित करता है। खैर, इस विषय के परिचय के बाद ये अनिवार्य है कि वीडियो को लाइक करें। ये अधिगम का विषय वास्तव में मानव जीवन के अस्तित्व का सबसे बड़ा आधार है। ये केवल विद्यालय की चारदीवारी या किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक निरंतर चलने वाला अनुभव है। इस चर्चा के माध्यम से इन तथ्यों को क्रमानुसार समझना एक बहुत ही समृद्ध अनुभव होने वाला है, एकदम। और इस पूरी यात्रा को समझने के लिए हमें शुरुआत अधिगम के मूल अर्थ से करनी होगी। जो स्रोत सामग्री हमारे पास है वो स्पष्ट करती है कि अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। हाँ, मतलब व्यक्ति अपने जीवन में हर दिन, हर पल अलग अलग परिस्थितियों का सामना करता ही रहता है। बिल्कुल। और वो इन परिस्थितियों से सीखता है। इसके परिणाम स्वरूप वो अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। इसी पूरी प्रक्रिया को सीखना कहा गया है। अगर इसे सबसे सरल शब्दों में पिरोया जाए तो परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। जी, ये तथ्य अधिगम की निरंतरता को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाता है। ये एक ऐसा निरंतर चलने वाला अनुकूलन है जो हर नई परिस्थिति के साथ व्यक्ति के व्यवहार को एक नया आकार देता रहता है। एकदम सही। अब इस अनुकूलन को और अधिक गहराई से समझने के लिए सामग्री में कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएं दी गई हैं। इन परिभाषाओं को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जेपी गिलफोर्ड की परिभाषा है। उनका स्पष्ट कहना है कि व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। ये एक बहुत ही दिलचस्प अवलोकन है। गिलफोर्ड की ये बात साबित करते हैं कि इंसान का व्यवहार शून्य में नहीं बदलता, बल्कि यह एक व्यवहार का दूसरे व्यवहार से टकराकर नया रूप लेने की एक प्रतिक्रियात्मक प्रक्रिया है। बिल्कुल, ये व्यवहारों की एक श्रृंखला है। इसके बाद स्किनर की परिभाषा आती है जो एक अलग आयाम प्रस्तुत करती है। स्किनर कहते हैं कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यहाँ ये उत्तरोत्तर सामंजस्य यानी प्रोग्रेसिव एडजस्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये उत्तरोत्तर शब्द पुष्ट करता है कि सीखना रातों रात होने वाला कोई जादू नहीं है। यह एक धीमी और लगातार चलने वाली प्रगति है, जहाँ व्यक्ति धीरे धीरे अपना तालमेल बेहतर करता है। एकदम। वह बदलती परिस्थितियों के साथ कदम दर कदम खुद को एडजस्ट करता है। इसके बाद क्रो एंड क्रो की परिभाषा दी गई है। उन्होंने कहा है कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। मतलब इसमें केवल तथ्यों को याद करना ही शामिल नहीं है। आदतें जो हम रोज करते हैं और अभिवृत्तियां यानी हमारा दृष्टिकोण, इन सबका अर्जन ही अधिगम है। जी हाँ, इन तीनों का समग्र विकास। और चौथी परिभाषा है वुडवर्थ की। वुडवर्थ के अनुसार सीखना नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। इसमें नए ज्ञान के साथ साथ नई प्रक्रियाओं पर भी बल दिया गया है। वुडवर्थ की ये नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं वाली बात बिल्कुल एक विद्यार्थी द्वारा कोई नई आदत अर्जित करने के समान लगती है। जैसे जब कोई विद्यार्थी पहली बार लिखना सीखता है तो वह केवल भाषा नहीं सीख रहा होता, बल्कि उंगलियों से कलम पकड़ने की एक पूरी नई शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया को अपना रहा होता है। यह सचमुच एक नई आदत का जन्म है। बहुत ही सटीक तुलना है ये। तो इन परिभाषाओं से अधिगम का जो अर्थ सामने आता है वो हमें इसकी विशेषताओं की ओर ले जाता है। सामग्री में अधिगम की कुल 8 प्रमुख विशेषताएं क्रमानुसार बताई गई हैं। पहली विशेषता वही है जिसकी हमने अभी बात की कि ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, जो जन्म से मृत्यु तक चलती है। बिल्कुल। दूसरी विशेषता यह है कि सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है। तीसरी विशेषता है कि सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी ये सिर्फ इंसानों तक या किसी एक जगह तक सीमित नहीं है। और चौथी विशेषता यह है कि सीखना कुशलतादायक है। ये शुरुआती विशेषताएं बहुत मजबूती से स्थापित करती हैं कि अनुकूलन और सार्वभौमिकता के कारण ही हर प्राणी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए लगातार सीख रहा है। एकदम सही। अब 5वीं विशेषता देखते हैं। वो है सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, जो गिलफोर्ड की परिभाषा से बिल्कुल मेल खाता है। छठी विशेषता है कि सीखना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, मतलब बिना उद्देश्य के ये नहीं होता। जी, बिना किसी लक्ष्य के मस्तिष्क ऊर्जा नहीं लगाता। हाँ। 7वीं विशेषता है कि सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है
और 8वीं तथा अंतिम विशेषता है कि सीखने की प्रक्रिया सक्रियता पर निर्भर करती है। ये जो सक्रियता वाली बात है, ये बहुत स्पष्ट कर देती है कि सीखने वाले का पूरी तरह से जागृत होना और मानसिक रूप से उपस्थित होना सबसे बड़ी शर्त है। बिल्कुल, और इसी सक्रियता को समझने के लिए सामग्री तुरंत उन कारकों को गिनाती है जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। ये भी 8 कारक हैं। पहला कारक है बालक की योग्यता, दूसरा है निश्चित उद्देश्य और तीसरा कारक है परिपक्वता। हाँ, क्योंकि एक छोटे बच्चे को उसकी परिपक्वता के स्तर से ऊपर की चीजें नहीं सिखाई जा सकती। एकदम। इसके बाद बाहरी कारक आते हैं। चौथा है परिवार, पांचवा है समाज और छठा है वातावरण। ये तय करते हैं कि सीखने का माहौल कैसा है। सातवां कारक है शिक्षक का व्यवहार और 8वां सबसे महत्वपूर्ण कारक है सीखने की इच्छा। इन विशेषताओं में सक्रियता और कारकों में सीखने की इच्छा का होना ये पूरी तरह से साबित करता है कि अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। इसमें छात्र का अपना मन और उसकी भागीदारी शामिल होना अत्यंत जरूरी है। इसके बिना कोई भी बाहरी वातावरण काम नहीं आ सकता। बहुत ही बढ़िया निष्कर्ष निकाला है। अब देखिए, क्योंकि ये प्रक्रिया जीवन भर चलती है और इतने सारे कारकों पर निर्भर करती है, तो इसकी गति हमेशा एक समान तो रह नहीं सकती। गति को मापने के इसी तरीके को अधिगम वक्र कहा गया है। हाँ, जिसे ग्राफ के माध्यम से देखा जाता है। जी, सामग्री में इसकी परिभाषा दी गई है कि जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव और क्षमता को ग्राफ या आरेख से प्रदर्शित किया जाता है तो उसे अधिगम वक्र कहते हैं। इसमें न्यूनता, अधिकता या शून्य स्थिति को देखा जा सकता है। ये प्रगति को मापने का बहुत ही प्रभावी दृश्य माध्यम है, जहां प्रवाह और रुकावटें साफ नजर आती हैं। बिल्कुल। इसके बाद 4 प्रकार के वक्रों को क्रमानुसार समझाया गया है। पहला है सरल रेखीय वक्र। इसमें सीखने की गति हमेशा एक समान होती है। ग्राफ पर ये एक सीधी रेखा के रूप में आगे बढ़ता है। असल में ये सरल रेखीय वक्र एक अत्यंत आदर्श स्थिति लगती है। वास्तविक जीवन में बिना किसी थकान या रुकावट के एक समान गति से सीखते रहना लगभग असंभव सा प्रतीत होता है। हाँ, व्यवहारिक जीवन में ऐसा कम ही होता है। इसीलिए दूसरा प्रकार है उन्नतोदर वक्र। इसे एलिवेशन कर्व भी कहते हैं। इसमें शुरू में सीखने की गति बहुत तेज होती है, लेकिन उच्चतम बिंदु के बाद गति धीमी होना शुरू हो जाती है। अंत में ग्राफ नीचे की ओर झुकने लगता है। ये उस सामान्य स्थिति को दर्शाता है जहां कोई नया काम शुरू करने का उत्साह बहुत अधिक होता है। शुरुआत में सब तेजी से समझ आता है, लेकिन समय के साथ थकान या जटिलता बढ़ने पर प्रगति अपने आप धीमी पड़ने लगती है। बिल्कुल। अब तीसरा प्रकार है नतोदर अधिगम वक्र, जो पिछले वाले से एकदम उल्टा है। इसमें शुरुआत में सीखने की गति बहुत धीमी होती है और फिर धीरे धीरे तेज होकर यह उच्चतम स्तर तक पहुंच जाती है। ये तो किसी बहुत ही कठिन विषय को समझने के संघर्ष जैसा है। शुरुआत में कुछ समझ नहीं आता और गति धीमी रहती है, लेकिन एक बार बुनियादी बातें पकड़ में आ जाएं तो अचानक सब स्पष्ट होने लगता है और प्रगति बहुत तेजी से ऊपर जाती है। एकदम सही पकड़ा। और चौथा प्रकार है मिश्रित अधिगम वक्र। इसमें शुरू और अंत दोनों में सीखने की गति तेज या धीमी कुछ भी हो सकती है। ये असल में उन्नतोदर और नतोदर दोनों वक्रों का मिला-जुला रूप है। ये मिश्रित वक्र निस्संदेह सबसे अधिक यथार्थवादी है। सीखने की लंबी यात्रा में कभी चीजें आसान लगती हैं तो गति तेज होती है और कभी नई चुनौती आने पर धीमापन आ जाता है। जी हाँ। अब वक्र के बाद सामग्री में अधिगम पठार यानी लर्निंग प्लेट्यू को समझाया गया है। यह वो स्थिति है जहां सीखने की गति पूरी तरह से रुक जाती है। इस अवस्था में ना तो उन्नति होती है और ना ही अवनति। गति बिल्कुल शून्य हो जाती है और ग्राफ एकदम सपाट हो जाता है। ये पठार की स्थिति एक छात्र के जीवन का वो सबसे कठोर यथार्थ है, जहां बहुत मेहनत करने के बाद भी ग्राफ एकदम सपाट हो जाता है। घंटों पढ़ाई करने के बावजूद कुछ समय के लिए कोई भी नई प्रगति या विकास नजर नहीं आता। बिल्कुल। और जब ये पठार की स्थिति आती है, जब गति शून्य हो जाती है, तब शिक्षण यानी टीचिंग की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। स्रोत के अनुसार शिक्षण के स्तर ही सीखने वाले को इस पठार से बाहर निकालकर आगे बढ़ाते हैं। ये बहुत ही तार्किक बात है। जब छात्र स्वयं प्रयास करके थक जाता है, तब शिक्षण के ये स्तर उस रुके हुए वक्र को एक नई दिशा प्रदान करते होंगे। एकदम से। सामग्री में शिक्षण के 3 स्तरों को क्रमानुसार विस्तार से बताया गया है। पहला और सबसे निचला स्तर है स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल। ये हर्बर्ट द्वारा दिया गया था।
इसमें केवल ज्ञान प्राप्त करने और रटने पर बल दिया जाता है और ये मुख्य रूप से छोटी कक्षाओं के लिए होता है। हाँ, छोटी कक्षाओं में बच्चों को अक्षरों या पहाड़ों से परिचित कराते समय तर्क से ज्यादा उन बुनियादी तथ्यों को ज्यों का त्यों याद रखना ही प्राथमिक लक्ष्य होता है। बिल्कुल। इस स्तर की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं: अधिगम, धारण, प्रत्यास्मरण और पहचान। इसके साथ ही हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली भी दी गई है, जिसके 5 पद हैं। पहला है प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना या संबंध, चौथा समन्वयीकरण या निष्कर्ष और 5वां है प्रयोग या अभ्यास। हर्बर्ट की ये पूरी पंचपदी प्रणाली और ये अवस्थाएं किसी इमारत की जमीन तैयार करने के समान है। यहाँ बुनियादी जानकारियों को मस्तिष्क में व्यवस्थित किया जा रहा है ताकि भविष्य के लिए एक मजबूत आधार बन सके। एकदम सटीक बात कही। और जब ये आधार बन जाता है तो दूसरा स्तर आता है समझ या बोध स्तर, जो मॉरिसन ने दिया था। ये स्मृति से ऊंचा है। इसमें रटने की बजाय समझने पर बल दिया जाता है ताकि ज्ञान का व्यावहारिक प्रयोग किया जा सके। ये जानकारी को केवल रटने से आगे बढ़कर उसे वास्तविक जीवन की अलग-अलग परिस्थितियों में लागू करने वाली बात है। जी। और अंत में तीसरा और सबसे ऊंचा स्तर आता है चिंतन स्तर, यानी रिफ्लेक्टिव लेवल। इस स्तर में मानसिक शक्तियों के विकास का पूर्ण अवसर मिलता है। इसमें छात्र नियम और सिद्धांत जानकर स्वतंत्र रूप से चिंतन करता है और अपने निष्कर्ष निकालता है। ये पूरा घटनाक्रम एक छात्र की यात्रा के रूप में बहुत अद्भुत है। कैसे बचपन में छोटे बच्चे केवल रटते हैं, जो स्मृति स्तर है, फिर नियमों को समझते और लागू करते हैं, जो बोध स्तर है, और अंततः स्वयं विचार करके निष्कर्ष निकालते हैं, जो ये चिंतन स्तर है। बिल्कुल। तो आज हमने अधिगम की इस पूरी यात्रा का क्रमानुसार विश्लेषण किया। जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली इस प्रक्रिया का अर्थ, विद्वानों की परिभाषाएं, इसकी विशेषताएं और प्रभावित करने वाले कारक देखें। फिर हमने अधिगम वक्र और उस शून्य अवस्था वाले पठार को समझा। और अंत में शिक्षण के उन 3 स्तरों स्मृति, बोध और चिंतन स्तर की प्रगति को जाना। इन सभी तथ्यों पर गौर करने के बाद एक बहुत ही गहरी बात समझ आती है। अधिगम की पूरी यात्रा का असली लक्ष्य केवल ज्ञान प्राप्त करना या रटना नहीं है। असल में इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम उद्देश्य शिक्षण के उस चिंतन स्तर तक पहुंचना है, जहां व्यक्ति स्वतंत्र रूप से विचार कर सके और अपने स्वयं के निष्कर्ष निकाल सके। एकदम सही। और इसी के साथ आज की विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त होती है। यह सोचने वाली बात है कि हम अपने जीवन में अधिगम के किस स्तर पर खड़े हैं। क्या हम सिर्फ सूचनाएं रट रहे हैं या स्वतंत्र चिंतन की उस सर्वोच्च अवस्था तक पहुंच चुके हैं? इस विचार के साथ हम आज विदा लेते हैं।